उपन्यासकार भीष्म साहनी और नाटककार मोहन राकेश आज हमें हिंदी के दो प्रख्यात लेखक, एक उपन्यासकार है और दूसरा नाटककार है। ये दोनों भी अपने अपने क्षेत्र में विख्यात है। उपन्यासकार भीष्म साहनी की पहचान केवल उपन्यासकार के रूप में नहीं है। भीष्म साहनी के भाई बलराज साहनी प्रसिद्ध नाट्यकर्मी और हिंदी फिल्म कलाकार थे। यानी मित्रों, एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि हिंदी नाट्य क्षेत्र में और हिंदी फिल्म क्षेत्र में बलराज साहनी का नाम एक विशेष स्तर पर था। और बलराज साहनी के भीष्म साहनी ये भाई है। बलराज साहनी अपने क्षेत्र में जितने विख्यात थे, जितने प्रसिद्ध थे, उतनी ही प्रसिद्धि भीष्म साहनी को प्राप्त हुई थी। उपन्यासकार भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 रावलपिंडी में हुआ था। मित्रों, ये रावलपिंडी आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है। रावलपिंडी आज पाकिस्तान में है। देश का विभाजन हो जाने के बाद, बंटवारा हो जाने के बाद लाहौर, रावलपिंडी पाकिस्तान में चली गई और भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी में हुआ था, देश विभाजन के पूर्व, हिंदुस्तान के बंटवारे के पूर्व। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षण हिंदी और संस्कृत भाषा में घर पर ही हुई थी। उसके बाद लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की, मास्टर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी लेखक भीष्म साहनी वेल एजुकेटेड आदमी थे। हिंदुस्तान का बंटवारा होने से पहले भीष्म साहनी व्यापार करते थे, परंतु व्यापार में उनका मन नहीं लगा। वे शिक्षण क्षेत्र में आए, अध्यापक बने। वहां भी उसका मन नहीं लगा था। एक नाट्य संस्था थी जिसका नाम था इप्टा। इप्टा में भी काम करने लगे। मुंबई चले आए भीष्म साहनी और मुंबई में बेकारी के कुछ वर्ष बिताने के बाद भीष्म साहनी अंबाला चले गए और अंबाला जाने के बाद वहां एक कॉलेज में अध्यापन का काम करने लगे। वहां से भी वे चल पड़े और अमृतसर के खालसा कॉलेज में
अध्यापन का काम करने लगे और फिर अंत में दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कॉलेज में स्थायी रूप में अध्यापन किया। 7 वर्ष मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवाद का काम भी किया। मित्रों, भीष्म साहनी हिंदी उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हुई थी, उनका एकमात्र एक उपन्यास था जिसका नाम था तमस। तमस का अर्थ होता है अंधकार। यह उपन्यास जो है, या इस तमस उपन्यास की जो कथा है, थोड़ी सी विवादास्पद रही और तमस उपन्यास के कारण ही भीष्म साहनी को ख्याति मिली है, प्रसिद्धि मिली है। मुझे याद है कि तमस उपन्यास पर टीवी सीरियल बन चुकी थी। तमस नाम से टीवी सीरियल बन चुकी थी, मुझे याद है, मैंने स्वयं देखी थी वह सीरियल। उस तमस नाम की सीरियल में शबाना आजमी जैसे उच्च दर्जे के कलाकारों ने काम किया था, परंतु राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा उस धारावाहिक या सीरियल का विरोध किया गया, उसे बंद करने का प्रयास किया गया। यानी भीष्म साहनी के उपन्यासों में तमस के अलावा और भी 2-3 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। नाम है झरोखे, कड़िया, बसंती, उल्लेखनीय उपन्यास है। परंतु तमस, यह जो उपन्यास है भीष्म साहनी का, वह भारत पाक बंटवारे को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। यानी इस उपन्यास में 2 धर्म, एक इस्लाम और हिंदू धर्मों के अनुयायियों द्वारा एक दूसरे पर किए गए अत्याचारों का प्रामाणिक और मार्मिक वर्णन तमस में है। यानी इसमें लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए या स्वार्थ की पूर्ति के लिए दंगे करवाते हैं और जन धन की हानि का कारण बनते हैं। मित्रों, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, प्रवृत्तियां अलग अलग होती है। कुछ लोगों को अकाल आवश्यक होता है, उसी तरह कुछ लोगों को दंगा आवश्यक होता है। 2 धर्मों की लड़ाई आवश्यक होती है अपने स्वार्थ के लिए। यानी भीष्म साहनी अपने व्यक्तित्व की तरह सीधी सरल भाषा का उपयोग करते हैं, जो लेखक के मंतव्य को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। मित्रों, आज हमें एक नाटककार है, नाट्यकर्मी मोहन राकेश। मोहन राकेश का नाम आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा। यानी स्वातंत्र उत्तर, यानी जब देश को आजादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हिंदी नाटक साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकारों में मोहन राकेश का नाम लिया जाता है। यानी मोहन राकेश के उस समय 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध थे। एक नाटक था आषाढ़ का एक दिन, दूसरा नाटक था लहरों के राजहंस और तीसरा नाटक था आधे अधूरे। ये 3 नाटक लिखकर हिंदी नाटक साहित्य को एक नई दृष्टि, एक नई दिशा मोहन राकेश ने दी है। यह आरंभ के जो 2 नाटक है, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, यह ऐतिहासिक नाटक है और इन दोनों नाटकों में इतिहास के माध्यम से मानवीय त्रासदी को समझ लेने का प्रयत्न किया गया है। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक में महाकवि कालिदास और उसकी प्रेमिका मल्लिका के जीवन पर आधारित नाटक है, तथा दूसरा नाटक संस्कृत नाटककार अश्वघोष के सौंदर्यानंद नाटक पर है।
यानी इन दोनों नाटकों में आंतरिक संघर्ष को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और तीसरा जो नाटक है उनका आधे अधूरे। आधे अधूरे इस नाटक में एक स्त्री के माध्यम से अनेक मानवीय प्रश्नों को चित्रित करने का काम किया गया। अपूर्णता यह मनुष्य जीवन की नियति होती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं है और मनुष्य जीवन भर अपनी अपूर्णता की पूर्णता की खोज करने की इच्छा रखता है। और इस पूर्णता की खोज में भटकती एक स्त्री की मानसिक अवस्था का बड़ा मार्मिक चित्रण, मर्मभेदी चित्रण इस आधे अधूरे नाटक में किया गया है। यानी आधे अधूरे के माध्यम से मोहन राकेश ने उच्च मध्य वर्ग की त्रासदी को, वेदना को अत्यंत सहजता के साथ व्यक्त किया गया है। विघटनशील जीवन मूल्य, नारी की मुक्ति भावना, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, व्यक्ति का अधूरापन, मध्य वित्तीय मानसिक समस्या, अतिरिक्त धन की चाह, पीढ़ियों का चित्रण, घर परिवार का विघटन, पति पत्नी के संबंधों में तनाव, परिस्थितियां और मनुष्य आधुनिक जीवन की विविध समस्याओं की इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। अरे इस युग के स्त्री पुरुष की जो यातना है, उनकी मजबूरी को कथा वस्तु के रूप में मोहन राकेश ने यहां स्वीकार किया है। यानी आधे अधूरे तक आते आते उनकी नाट्य प्रतिभा अपने अंतिम विकास पर पहुंच जाती है। अधूरे व्यक्ति की पूर्णता की खोज इस नाटक द्वारा की गई है। यानी इस नाटक की विशेषता उसके चरित्रों का रूप है। किसी पात्र की अपनी पहचान का महत्व है ये नहीं, और इसलिए मोहन राकेश ने पात्रों के नाम दिए हैं। इस नाटक की शक्ति इसकी प्रभावशाली भाषा है, संवाद, अर्थगर्भित तथा प्रभावशाली बिंबों को साकार करने वाले हैं। इस तरह देखा जाए मोहन राकेश का नाम हिंदी नाट्य क्षेत्र में आदर के साथ लिया जाता है।